हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो में इमरजेंसी और उसके रिजल्ट के बारे में पढ़ा था, कॉन्सिक्वेंसीज के बारे में पढ़ा था। और आज की वीडियो में हम कंट्रोवर्सीज रिगार्डिंग इमरजेंसी पढ़ेंगे। तो कंट्रोवर्सीज का मतलब क्या होता है? कंट्रोवर्सी का मतलब होता है आपस में बहस होना, वाद विवाद होना, डिबेट होना। तो इमरजेंसी को लेकर के बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज बनी हुई थी। कुछ तो उसका फेवर करने वाले थे और कुछ उसका अपोज करने वाले थे। तो जो कंट्रोवर्सी इमरजेंसी के रिगार्डिंग बनी थी उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इसके बॉक्स में जो शाह कमीशन ऑफ इंक्वायरी दिया है, इसको हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। शाह कमीशन जो था वो इमरजेंसी की इन्वेस्टिगेशन के लिए ही बनाया गया था। शाह कमीशन, जिसमें जेसी शाह जो थे ये रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, और 1977 में ये आयोग बनाया गया था स्पेशल इमरजेंसी की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। आज हम पढ़ेंगे कंट्रोवर्सीज रिगार्डिंग इमरजेंसी। तो इसमें दिया गया है, वाज द इमरजेंसी नेसेसरी। तो कंट्रोवर्सी क्या बनी थी? कंट्रोवर्सी यही बनी थी कि कुछ लोगों का मानना तो ये था कि इमरजेंसी ठीक थी। वो कौन थे? जो कांग्रेस का फेवर करने वाले थे, इंदिरा का फेवर करने वाले थे। और कुछ लोग ऐसे थे जो कांग्रेस का अपोज कर रहे थे, श्रीमती इंदिरा गांधी का अपोज कर रहे थे। तो उनके लिए इमरजेंसी जो थी वो ठीक नहीं थी, इमरजेंसी लागू करना ठीक नहीं था। तो अब क्या होता है, इसमें दिया गया है जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये दे रखा है कि भाई इंटरनल डिस्टरबेंसेस होती है तो इमरजेंसी को लागू किया जा सकता है आर्टिकल 352 के तहत। लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो जाती है ना, जब वायलेंस ज़्यादा हो जाती है किसी भी मूवमेंट को लेकर के, किसी एगिटेशंस को लेकर के, जब हिंसात्मक रवैया अपनाया जाता है तब इसको लागू किया जा सकता है। 1975 से पहले कभी भी इमरजेंसी को लागू नहीं किया गया था। उससे पहले बहुत सारे एगिटेशंस, विरोध प्रदर्शन किए गए थे आज़ादी के दौरान, यानी कि जो हमने इंडिपेंडेंस हासिल की थी उस दौरान बहुत सारे मूवमेंट चलाए गए थे, बहुत सारे हिंसात्मक रवैये भी अपनाए गए थे, बहुत सारे हिंसात्मक तरीके से विरोध किए गए थे, तब भी इमरजेंसी को लागू नहीं किया गया था। लेकिन अब क्वेश्चन बनता है कि क्या इमरजेंसी लागू करना ठीक है या नहीं था? उस टाइम पे इमरजेंसी लागू करना उचित था, प्रॉपर था? तो ये चीज़ कंट्रोवर्सी के लिए पर्याप्त थी। तो यानी कि जो कंट्रोवर्सी थी वो उस टाइम पे यही थी कि इमरजेंसी लागू की जाए या नहीं की जाए। तो कुछ लोग जो इंदिरा का फेवर करने वाले थे वो तो इमरजेंसी को प्रॉपर मानते थे, इमरजेंसी को ठीक मानते थे। लेकिन जो अपोज में थे वो इसको इमरजेंसी को अपोज कर रहे थे कि भाई इमरजेंसी लागू नहीं की जानी चाहिए थी। फिर जो बात आती है उसमें क्या था कि भाई धर्म, जो भी एगिटेशंस हो रहे थे या मूवमेंट चलाए जा रहे थे वो क्यों चलाए जा रहे थे? वो चलाए जा रहे थे सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए, और उनको शांतिपूर्ण तरीके से चलाया जा रहा था। तो उसमें इमरजेंसी लागू करने की तो कोई बात ही नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाया गया, जो भी मूवमेंट करने वाले थे उनके द्वारा जैसे ही प्रेशर बनाया गया, तो श्रीमती इंदिरा गांधी को ये एहसास होना शुरू हो गया था कि अब गवर्नमेंट को भी और हमारी पार्टी को भी और हमारे रूल को भी, शासन को भी खतरा हो गया है। तो उन्होंने ऐसी स्थिति में इमरजेंसी लागू करना उपयुक्त समझा। तो उन्होंने अपनी जो गवर्नमेंट की पावर होती है उस पावर का यूज़ करते हुए आर्टिकल 352 के तहत इमरजेंसी को लागू करवा दिया। और जब शाह कमीशन बनाया गया था इमरजेंसी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो भी श्रीमती इंदिरा गांधी ने शाह आयोग को एक लेटर लिख करके ये कहा था कि जो विनाशकारी ताकतें हैं या डिस्ट्रॉय करने वाली जो पावर्स हैं वो क्या कर रही हैं, जो गवर्नमेंट ने प्रोग्रेस के लिए जो प्रोग्राम्स तैयार किए हैं उनको वो रोकने का प्रयास कर रहे हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि कुछ लोग
जो विनाशकारी ताकतों के रूप में काम कर रही हैं, वो सरकार के प्रोग्रेसिव एक्टिविटीज़ को रोकने का काम ही कर रहे हैं। तो इसमें आगे जो दिया गया है वो दिया गया है डिमोलिशन इन तुर्कमान गेट एरिया, दिल्ली। तो इसमें इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इस मैटर को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये क्या दिया गया है कि सीपीआई जो है, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उसने जो जेपी नारायण थे, जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो मूवमेंट चलाया जा रहा था, जो उन्होंने गुजरात में, बिहार में जो स्टूडेंट के द्वारा मूवमेंट चलाया जा रहा था, तो उसमें शामिल होकर के उन्होंने कांग्रेस पार्टी का पूरी तरह से विरोध किया था। और उन्होंने जो विरोध किया था उसका सीपीआई ने खुल करके विरोध किया था। सीपीआई पूरी तरह से कांग्रेस को फेवर कर रही थी और उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ने इमरजेंसी लागू करके बहुत ही अच्छा काम किया है, लेकिन बाद में उन्हें महसूस हुआ कि जो वो कांग्रेस को इमरजेंसी के लिए सपोर्ट कर रहे थे वो ठीक नहीं था, या इसमें कांग्रेस की पूरी तरह से गलती मानी गई थी। उसके बाद दिया है ऑन दी अदर हैंड, यानी कि दूसरी तरफ जो क्रिटिसाइज करने वाले थे, इस इमरजेंसी को क्रिटिसाइज करने वाले थे, उन्होंने क्या कहा था कि सरकार ने इमरजेंसी के नाम पर लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान किया है। गुजरात और बिहार में जो एगिटेशंस था, मूवमेंट चलाया जा रहा था, वो पूरी तरह से नॉन वायलेंट था, पीसफुली तरीके से उसको चलाया जा रहा था, और ऐसी स्थिति में इमरजेंसी लागू करने की कोई बात ही नहीं थी। जैसे कि हाल ही में हमारे यहाँ पर अब किसान आंदोलन चला था, वो 1 साल से ज़्यादा चल गया था, लेकिन क्या था, नॉन वायलेंट था, पीसफुल था। तो ऐसी हालात में अब तो इमरजेंसी लागू नहीं की गई। तो उस टाइम पे इमरजेंसी लागू क्यों की गई थी? क्योंकि उस टाइम पे ऐसा महसूस किया जा रहा था कि भाई कांग्रेस जो रूलिंग पार्टी थी उस टाइम पर, कि कांग्रेस की जो गवर्नमेंट है वो अब ख़त्म होने वाली है। तो उसने उस टाइम पे क्या किया था, इमरजेंसी लागू करवा के इलेक्शन को अपने फेवर में लाने की कोशिश की थी। और इमरजेंसी के दौरान कई डिसीजन ऐसे लिए जिसमें उसने अपनी रियल पावर का यूज किया था। और फिर जो क्रिटिसाइज करने वाले थे उन्होंने ये भी कहा कि जो इमरजेंसी लागू करना होता है, अगर देश में इंटरनल डिस्टरबेंसेस के कारण इमरजेंसी लागू की जाती है, तो इंटरनल डिस्टरबेंसेस को देखने का काम गवर्नमेंट का नहीं है, वो होम मिनिस्ट्री का है। और होम मिनिस्ट्री जो है वो खुद इंश्योर कर लेती है इस चीज़ को कि अब देश में इमरजेंसी लागू करने की सिचुएशन बनी है या नहीं है। तो इस तरीके से सभी ने अपने आप को दिखाया है कि भाई इमरजेंसी लागू करना उचित था या अनुचित था। इसमें ये भी कहा गया है कि जो रूलिंग पार्टी है, जो क्रिटिसाइज करने वाले थे, आलोचना करने वाले थे इमरजेंसी की, उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार जो है, सरकार में कौन था उस टाइम पे? इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी जो है ना, वो अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश कर रही थी, अपनी सरकार को बचाने की कोशिश कर रही थी, अपने आप को खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। और इसी चीज़ को बचाने के प्रयास में उन्होंने इमरजेंसी को लागू किया था। उसके बाद आता है व्हाट हैपन ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी के दौरान क्या घटित होता है, क्या क्या होता है, इस चीज़ के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इमरजेंसी के दौरान क्या क्या हुआ था। इमरजेंसी के कारण क्या हुआ था, एक तो गवर्नमेंट जो है ना वो अपनी पावर्स का यूज नहीं कर रही थी, उनका मिसयूज कर रही थी, यानी कि उसने अपनी इमरजेंसी पावर्स का मिसयूज किया था। और इस पावर का मिसयूज कैसे किया था? एक तो लोगों को टॉर्चर किया था, हर तरीके से लोगों को टॉर्चर करना शुरू कर दिया, क्योंकि लोगों के फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो भी सस्पेंड कर दिए जाते हैं इमरजेंसी के दौरान। और जब लोगों के फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है तो उसमें क्या होगा, लोगों को परेशानी होगी। लोगों को परेशानी होगी तो क्या होता है कि भाई लोग अपनी आजीविका को भी अच्छे ढंग से नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि काम तो करने ही नहीं दिया जाएगा।
तो वो अपनी आजीविका नहीं कमा पाएंगे। जो गरीब लोग हैं वो इमरजेंसी में और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। जैसे आजकल कोविड-19 की वजह से बहुत सारे आदमी बेरोजगार हो गए हैं। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन की वजह से उन्हें कोई काम नहीं मिल पाता, तो वो बेचारे परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे ही इमरजेंसी में होता है। इमरजेंसी में जब गरीब लोगों को कुछ कमाने के लिए नहीं मिलेगा तो वो परेशान हो जाएंगे। तो फिर सरकार ने क्या किया है, सरकार ने एक कार्यक्रम शुरू किया, एक प्रोग्राम शुरू किया जिसको 20 पॉइंट प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है, 20 सूत्री प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। 20 सूत्री प्रोग्राम के तहत होता क्या है, इसमें एक तो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड काम किया जाता है और एक लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया जाता है, और जो खेतों में काम करने वाले मजदूर हैं उनकी जो वेजेस होते हैं, उनका जो किराया होता है या उनकी दिहाड़ी जिसको बोलते हैं, उस पर भी विचार किया जाना था इसे 20 पॉइंट प्रोग्राम के तहत। और जो बंद हुआ मजदूर होते हैं, यानी कि जो बैंड लेबर होते हैं, बाउंडेड जिनको बोलते हैं, जिनको पहले से ही यानी कि तैयार कर लिया जाता है कि भाई तुम्हें यहाँ पर ही काम करना पड़ेगा और मजबूरन उनको वहीं पर काम करना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूर बोलते हैं। तो उनकी हालात को सुधारने के लिए ये 20 पॉइंट प्रोग्राम शुरू किया गया था। तो ये सारा किसके दौरान हुआ था? ये सारा इमरजेंसी के दौरान हुआ था। तो हमने यही पॉइंट पढ़ना था कि वही हमें पॉइंट क्या मिला था कि जो आपातकाल के दौरान क्या क्या चीज़ें हुई थी, या व्हाट हैपन ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो उसके बाद क्या होता है, जो क्रिटिक्स ऑफ इमरजेंसी, जो आलोचना करने वाले हैं, उन्होंने क्या कहा था कि भाई जो गवर्नमेंट है वो लोगों को टॉर्चर कर रही थी। इमरजेंसी के दौरान लोगों को टॉर्चर किया जा रहा था। किस तरह से टॉर्चर किया जा रहा था कि कोई भी आदमी, किसी भी आदमी को किसी भी तरीके से शक के दायरे पर, डाउट होने पर अरेस्ट किया जा सकता है। मान लो कोई आदमी रास्ते से जा रहा है और उस पर डाउट होता है कि ये आदमी नुकसान पहुंचा सकता है, भले ही वो ना पहुंचाए, लेकिन उसके बारे में ये लग गया कि भाई ये नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है। तो लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स थे वो तो एक तरह से वायलेट ही हो रहे थे, सस्पेंड तो कर ही दिए गए थे। तो इसी पावर का यूज करते हुए बहुत सारे जो अपोजिट पॉलिटिकल लीडर्स थे, क्योंकि उनको तो पकड़ना ही था, तो पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया गया और लगभग 676 अपोजिट लीडर जो थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। और इसके अलावा जो टोटल आदमी थे जिनको गिरफ्तार किया गया था 1975 में, वो लाखों की संख्या में थे, यानी कि बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद इसमें जैसे इस स्टेंजे में दिया भी गया है, इस स्टेंजे में दिया गया है 1,11,000 पीपल वर अरेस्टेड। तो 1,11,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया था प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज के तहत, प्रिवेंटिव डिटेंटिव लॉज के तहत। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज कौन सा था, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं निवारक नज़रबंदी कानून। तो उसके तहत कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया था? 1,11,000 लोगों को। और प्रेस पर तो कई तरह की पाबंदी लगाई ही थी, कई तरह के बैन रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी। वो सबसे बड़ा जो था वो क्या था? प्रेस सेंसरशिप। और इसमें क्या किया गया था, जो प्रेस में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती थी उसको रोक दिया गया था, और 3-4 दिन के लिए उसको रोक दिया गया। जैसे ही उसको रोका गया तो अब न्यूज़ छपने वाला जो काम था, न्यूज़ को पब्लिश करने वाला जो काम था, वो तो रुक गया था। तो इस तरीके से लोगों को तरह तरह से परेशान किया गया था इमरजेंसी के दौरान। और इससे ज़्यादा क्या होता है कि लोगों को ज़बरदस्ती पकड़ करके उनको स्टेरलाइज किया गया था। स्टेरलाइजेशन का मतलब क्या है कि भाई उनकी नसबंदी कर दी गई थी परिवार नियोजन के तहत, यानी कि फैमिली प्लानिंग या पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए लोगों को ज़बरदस्ती पकड़ा गया और उनको
स्टेरलाइज कर दिया गया। इसमें क्या होता है कि जो इंदिरा गांधी के बेटे थे संजय गांधी, वो इस काम में इन्वॉल्व होते हैं। उन्होंने इस काम में को बढ़ावा देने के लिए पहल की थी। हालांकि संजय गांधी को उस टाइम पर कोई भी पोजीशन हासिल नहीं थी, ऑफिशियल पोजीशन उसको प्राप्त नहीं थी, यानी कि किसी भी पद पर नहीं थे। लेकिन फिर भी इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी ने लोगों के स्टेरिलाइजेशन में काफ़ी योगदान दिया था, या काफ़ी बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया था। और जो पॉलिटिकल वर्कर्स थे उनको कई जगह से गिरफ्तार किया गया और प्रेस पर पूरी तरह से रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि जो इमरजेंसी थी वो पूरी तरह से कॉमन पीपल को इफ़ेक्ट कर रही थी, उनको प्रभावित कर रही थी। और टॉर्चर एंड कस्टोडियल डेथ्स ऑकर्ड ड्यूरिंग द इमरजेंसी, जैसे कि लोगों को टॉर्चर तो किया ही जा रहा था पुलिस के द्वारा, और कस्टोडियल यानी कि जो कस्टडी में थे लोग, उनकी डेथ भी बहुत सारी हुई थी। और ऊपर जो बॉक्स में दिया गया है कस्टोडियल डेथ ऑफ राजन, ये ऐसे ही है कि राजन नाम का एक छात्र था, एक स्टूडेंट था पी राजन। उसको 1 मार्च 1976 को, फाइनल ईयर का स्टूडेंट था, कहाँ पर, कालीकट इंजीनियरिंग कॉलेज का, केरला में। उसको वहाँ से गिरफ्तार किया गया था, हॉस्टल से उसको उठाया गया था। और एक दूसरे स्टूडेंट को और उठाया गया था, जोसेफ चाली, यानी कि एक तो पी राजन और एक जोसेफ चाली। ये कहाँ पर थे, फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे, कालीकट इंजीनियरिंग कॉलेज केरला के। तो इनको वहाँ से उठाया गया। और राजन के पिताजी थे टीवी इचारा वॉरियर। तो उन्होंने क्या किया था, एक फ्रेंटिक एफर्ट्स टू ट्रेस हिज सन, अपने बेटे को ढूंढने के लिए उन्होंने प्रयास किए। और वह लेजिस्लेटर्स मतलब नेताओं से मिला, और कंसर्न अथॉरिटीज़ के सामने याचिका डाली, पिटीशन डाली। ही आल्सो सॉट द हेल्प ऑफ द देन होम मिनिस्टर, और उन्होंने होम मिनिस्टर की सहायता भी मांगी, के करुणाकरण। ये वहाँ जब उस टाइम पे होम मिनिस्टर हुआ करते थे। एज द इमरजेंसी वाज प्रोक्लेमेड, तो जैसे ही इमरजेंसी को लागू किया गया था तो सिटीजन्स लिबर्टी कुड नॉट बी रेज्ड इन द कोर्ट्स। तो ये बात तो पहले ही पढ़ चुके हैं हम कि जो ये आदमियों के फंडामेंटल राइट्स हैं वो काम करना बंद कर देते हैं या उनको ख़त्म कर दिया जाता है। और जैसे ही इमरजेंसी ख़त्म होती है तो वॉरियर फिल्ड ए पिटीशन फॉर रिट ऑफ ए हाबियस कॉर्पस इन द केरला हाई कोर्ट एट इमाकुलम। तो केरला हाई कोर्ट में फिर से एक याचिका डाली जाती है, और राजन जो है उसको वहाँ से ले जाया जाता है। कहाँ पर ले जाया जाता है, टूरिस्ट बंगला ले जाया जाता है कालीकट में। और अगले दिन वहाँ पर पुलिस के द्वारा उसको टॉर्चर किया जाता है। और केरला गवर्नमेंट टोल्ड द हाई कोर्ट द राजन हैड डाइड इन, तो केरला जो कोर्ट था ना उसने क्या कहा, बताया कि हाई कोर्ट को कि राजन हैड डाइड इन अनलॉफुल पुलिस कस्टडी, कि राजन की मृत्यु हुई है अनलॉफुल कस्टडी, पुलिस की कस्टडी में, यानी कि उनको गैर कानूनी तरीके से उसको टॉर्चर किया गया और उसकी डेथ हो गई है। एज ए रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूस पुलिस टॉर्चर, यानी कि पुलिस ने बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, कंटिन्यू टॉर्चर किया और उसकी डेथ हो गई। और डिवीजन बेंच ऑफ केरला हाई कोर्ट हेल्ड दैट करुणाकरण हैड डाइड अप टू द कोर्ट, के करुणाकरण हु हैड बाय देन बिकम चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला। और जिस टाइम पर केरला के कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जो राजन है उसकी डेथ पुलिस टॉर्चर के कारण हुई है, तब तक करुणाकरण वहाँ के चीफ मिनिस्टर बन चुके थे, केरला के चीफ मिनिस्टर बन चुके थे। और जब उनको केरला हाई कोर्ट ने जब ये बताया कि भाई आपके कारण आप भी उसमें दोषी हैं, तो उन्होंने अपनी पोस्ट से इस्तीफा देना पड़ा था। तो कहने का मतलब क्या है कि इमरजेंसी के दौरान बहुत से लोगों को टॉर्चर किया गया था
और बहुत से लोगों की पुलिस कस्टडी के अंदर ही डेथ ही हो गई थी। तो आज आप यहाँ तक का मैटर पढ़ेंगे और अपने नोट्स तैयार करेंगे। थैंक यू।